नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और देहरादून से मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम को लेकर के। उत्तराखंड के मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है और बीते 2 दिन से बारिश पूरे उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रही है। बारिश को लेकर के अब मानसून की जो आगमन था वो उत्तराखंड के अंदर हो गया। और साथ ही साथ बात करें उच्च हिमालय क्षेत्रों की, तो वहाँ पर भारी बरसात हो रही है, जिसको लेकर के बरसात की वजह से लैंडस्लाइड और तमाम घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बरसात से होने वाली घटनाओं को लेकर के जो तमाम एजेंसियां हैं, चाहे वो एसडीआरएफ हो, चाहे वो एनडीआरएफ हो, और जो तमाम रेस्क्यू टीम्स हैं, उनको अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा गया है कि किसी भी तरीके की अगर घटना दुर्घटना होती है तो उसको लेकर के जो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जाए। साथ ही साथ जो लोकल पुलिस है वो इस चीज़ पर नज़र बनाए हुए है कि ऐसे बरसात के मौसम में अगर किसी रास्ते में कोई घटना या दुर्घटना होने की संभावना है, या कोई पहाड़ गिरने की स्थिति में, या कोई पेड़ गिरने की स्थिति में, तो वहाँ पर से लोगों को जाने से रोका जाए। साथ ही साथ बात मैदानी इलाकों की करें तो जलभराव की समस्या को लेकर के लगातार जो लोग हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। और नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम का लगातार ये कहना था कि उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली है, लेकिन बरसात ने उनकी पोल खोल दी और तमाम शहर के कहीं ऐसे इलाके थे जहां पर जल भराव की समस्या से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तराखंड के अंदर जो बरसात का मौसम है, जब इसमें टूरिस्ट उत्तराखंड आएंगे तो उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजामात रहते हैं, और साथ ही साथ जो होने वाली जो मुनाफा है, जो टूरिस्ट के आने से मुनाफा होता है, उसमें इस बार कितना रोजगार बढ़ेगा। क्योंकि जब मौसम बदलता है तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के अंदर टूरिस्ट की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। उससे इस बार क्या कुछ फायदा होगा वो भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ जेके 24/7 के लिए देहरादून से। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है और सबसे ज़्यादा अगर मानसून का कोई इंतज़ार कर रहा है तो वो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं। हालांकि प्री मानसून की बौछारों से दिल्ली एनसीआर का जो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस में बना हुआ था उसमें कहीं ना कहीं राहत ज़रूर मिली, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को उमस ने परेशान करा। लेकिन अब दिल्ली वालों के बस मन में ये सवाल है कि आखिर कब दिल्ली में मानसून दस्तक देगा। तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसके अनुसार 24 जून यानी आज मानसून दिल्ली में दस्तक दे सकता है। और इसकी जो पूरी संभावना है वो मौसम विभाग जता रहा है कि आज से मानसून जो है वो दिल्ली में दस्तक देने जा रहा है। आप मेरे पीछे ऊपर आसमान में अभी भी देख सकते हैं कि दिल्ली के आसमान में पूरी तरीके से काले घने बादल जो है वो आपको छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और मौसम विभाग ने कहा है कि आज पूरे दिन इसी तरीके के काले घने बादल छाए रहेंगे और उसके बाद हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिसके चलते दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली के साथ साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी मौसम विभाग ने बारिश होने का पूर्वानुमान आज जारी किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में यहां पर अति भारी वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो वहीं उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आज के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हीट वेव जैसी कंडीशन वहां पर रह सकती है, वहां पर बारिश को लेकर अलर्ट नहीं है। लेकिन मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार कल यानी 25 जून को जम्मू कश्मीर में अति भारी वर्षा होने की संभावना है। और इसके लिए मौसम विभाग ने कल जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। यानी कुल मिला के अब जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसने लगभग उत्तर भारत के सारे राज्यों को कवर कर लिया है। और अब दिल्ली में भी जो मानसून है उसने दस्तक दे दी है। और मौसम विभाग ने इसका पूर्वानुमान जताया है कि आज दिल्ली में मानसून जो है वो ऑफिशियल दस्तक दे सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, जेके 24/7 न्यूज़, दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पे रहे। इस दौरान उन्होंने लगातार
कांग्रेस के 2 दिनों तक कई बड़ी लगातार मैराथन बैठक उन्होंने ली। बैठक में जो है संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके साथ ही किस तरीके से राज्य में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों को सरकार को कैसे घेरा जाए, ऐसे तमाम विषयों को लेकर के जो है लगातार बैठकें ली। और बैठक के बाद जो है सचिन पायलट ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित तमाम पूर्व मंत्री और जो है कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सहित तमाम जो बड़े नेता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस दौरान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने लगातार 1.5 सालों में कानून व्यवस्था को ढप बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगातार डबल इंजन की सरकार है, मगर छत्तीसगढ़ में किसानों को डीएपी खाद जो है नहीं मिल पा रहा है, किसान काफी परेशान हैं, उन्होंने ये भी कही। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए। इसके साथ ही लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध ग्राफ को लेकर के चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार छत्तीसगढ़ में 1.5 सालों में रोजगार की बात बीजेपी ने सत्ता में आई थी, लेकिन रोजगार की कोई बात नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में युवा बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के संविधान जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के जबरदस्त हमला बोला। वहीं साइंस कॉलेज मैदान में 7 जुलाई को जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़े जनसभा को संबोधित करेंगे, उसको लेकर के रणनीति बनाई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो है 7 जुलाई को जो है साइंस कॉलेज मैदान में एक बड़ा जनसभा होगा, जिसमें जो है मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और पूरे प्रदेश भर के कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता इस जो सभा में शामिल होंगे और एक माहौल कांग्रेस जो है बनाने की कोशिश करेगी कि अभी भी हम जो है जनता के बीच में जाएंगे और अभी भी हम जिंदा हैं। इस तरीके के वो बातों को लेकर के जो है एक बड़ा कार्यक्रम मौजूद है। अब देखना ये होगा जिस तरीके से ये कार्यक्रम होगा तो क्या वाकई आने वाले समय में इसका कितना फायदा होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में आज सरकार की तरफ से एक नया अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान 1 दिन के लिए था और इसके अंदर 1400 किलोमीटर तक दिल्ली सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आएंगे। 1400 किलोमीटर के अंदर 3400 गड्ढों को चिन्हित किया गया है। इन 3400 गड्ढों को आज एक ही दिन में दिल्ली सरकार ने भरने का टारगेट रखा है। हालांकि दिल्ली सरकार के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा नई दिल्ली जिले में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सांकेतिक रूप से गड्ढा भरा। प्रवेश वर्मा ने कहा कि मानसून सत्र आने से पहले हम दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। हमने एक ही दिन के अंदर 3400 गड्ढे बनने का टारगेट रखा है, जो 1400 किलोमीटर एरिया में, यानी दिल्ली के अंदर आज 1400 किलोमीटर एरिया के अंदर तमाम गड्ढे भरे जाएंगे और इन गड्ढों को चिन्हित पहले ही कर लिया गया था। आपको बता दें कि जिस वक्त मानसून की पहली बारिश दिल्ली में आई थी तो दिल्ली के अंदर पानी से दिल्ली की जनता परेशान हो रही थी। दिल्ली में एक बार फिर पानी ने अपना कहर बरपाया था। दिल्ली पूरी तरह थम गई थी और दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद टनल के पास खड़ी हुई सफाई करती हुई नजर आ रही थी। उस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वोत्तर सरकारों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि अगर पूर्वोत्तर सरकारों ने ठीक से काम किया होता तो आज दिल्ली की हालत बद से बदतर नहीं होती, बल्कि जल निकासी का समाधान होता। लेकिन पूर्वोत्तर में रही सरकारों ने सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही अपना समय व्यतीत कर दिया। दिल्ली की जनता को ध्यान में रखते हुए कोई काम नहीं किया गया। लेकिन आज की सरकार सड़कों पर उतर आई है और जहाँ भी सड़कों पर गड्ढे दिखाई देंगे उनको हम चिन्हित करके भरेंगे और ये अभियान आज शुरू कर दिया गया है। सुबह से ही दिल्ली सरकार के तमाम आला अधिकारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं और गड्ढे भरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार का तर्क है कि अगर गड्ढे भर दिए जाएंगे तो पानी की निकासी आसानी से हो जाएगी। वहीं सीवेज लाइन को बहुत तेजी के साथ साफ किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इटावा में कथा करने आए यादव समाज के लोगों का जिस तरह से कुछ समाज के द्वारा उनका उत्पीड़न किया गया, उस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने जबरदस्त हमला बोला और साथ में ये भी कहा कि इसके पीछे जो लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं
और शायद वो ये नहीं चाहते कोई भी ओबीसी या दलित कथा कहे, जबकि कथा सब लोग सुनते हैं तो कहना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के तमाम नेताओं के संरक्षण में जो घटनाएं हुई हैं इटावा में, कथा मंडली जो मतलब कथा कहने वाले लोग थे उनके साथ जिस तरह से घटना की गई, उनकी चोटी काटी गई और उनके बाल मुड़वाए गए, तो हालांकि इसको लेकर अखिलेश यादव ने जो कथा मंडली थी उसको बुलाकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आर्थिक मदद की और साथ में ये भी कहा कि जिस तरह से लगातार समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के इशारे पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, हालांकि ऐसे लोगों को बीजेपी सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। देखने वाली बात ये होगी कि इटावा में हुई कथा मंडली के साथ घटना को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है, देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए से कहीं ना कहीं बीजेपी डरी है और शायद यही वजह है कि पीडीए के परिवार को लगातार बीजेपी के इशारे पर प्रताड़ित किया जा रहा है। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद के मांगर थाना क्षेत्र चौकी क्षेत्र में हम इस समय मौजूद हैं। यहां पर सुबह करीब 4 बजे का समय बताया गया है जब हरियाणा की STF और दिल्ली पुलिस की एक टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि जो रोमिल बोहरा है उस पर 4 हत्याओं का मामला था, तो वहीं जो है अलग अलग गैंगों से हरियाणा की वो जुड़ा हुआ था। 22 साल की उम्र उसकी बताई जा रही है, जो कि बताया जा रहा कि कल मुखबिर की सूचना पर पुलिस को इसकी जानकारी मिली और दिल्ली और हरियाणा की संयुक्त पुलिस टीम ने यहां पर जो है कार्रवाई को अंजाम दिया। उसको पकड़ने के लिए जब रोमिल वर्मा को बोहरा को यहां पर पहुंची थी तो यहां से जो है भागने का प्रयास किया गया और अपने आप को बचाने के लिए पुलिस पर भी जो है गोलियां चलाने का काम जो है उस दौरान किया गया था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। जिसके बाद पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए रोहिल को जो है गोलियां चलानी शुरू करी, जिसमें गंभीर रूप से जो है वो जख्मी हो गया। पुलिस ऐसे में जो है जख्मी हालत में उसको जो हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास कर रही थी, तभी उसकी उस दौरान मौत हो गई। हालांकि उसके बाद अब पुलिस इस मामले में ज़्यादा जानकारी देती हुई बचती हुई नज़र आ रही है। पुलिस का कहना है कि 2 टीमों का संयुक्त कार्रवाई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस की जो है टीमें इधर से जो है आई, क्योंकि ये क्षेत्र जो है हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर लगता है। यहाँ से कुछ ही मीटर दूरी पर जो है दिल्ली की सीमा शुरू होती है, जिसमें डेरा फतेहपुर से होते हुए दिल्ली में घुसा जाता है। तो वहीं ये जो एरिया है ये हरियाणा की सीमा में लगता हुआ एरिया है। इस ये मांगर चौकी के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है और बताया यही जा रहा है कि यहाँ पर जो है सुबह करीब 3 बजे के लगभग का समय रहा है जब ये पूरा जो है मुठभेड़ पुलिस की और जो है उस गैंगस्टर के बीच हुई, जिसमें रोमिल बोहरा को गोलियां लगी और उसकी मौत हो गई है। हालांकि इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हैं, जिनका इलाज जो है अस्पताल में किया जा रहा है। तो वहीं पुलिस ने जो जानकारी दी उसमें कहा गया कि 22 साल का रोमिल लगातार इस तरह के जो है गैंग से जुड़ा हुआ था, जो कि हत्याओं को अंजाम देने का काम करता था, जो है हथियार सप्लाई, लूटपाट और फिरौती मांगने का काम किया करता था। इसमें यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में बीते दिनों 2024 में भी एक साथ 3 लोगों की हत्या करने का आरोप जो है रोमिल पर था, जिस पर हरियाणा पुलिस की ओर से करीब 3 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ था। पुलिस लगातार जो है हरियाणा की रोमिल को ढूंढने का प्रयास कर रही थी और जैसे ही आज रोमिल की जानकारी पुलिस को लगी तो वो अपनी टीम के साथ इस क्षेत्र में पहुंची और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की दोनों टीमों की संयुक्ति के साथ यहाँ पर जो है कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। हालांकि जब रोमिल को पकड़ने का प्रयास किया गया तो वो अपने आप को बचाने के प्रयास में पुलिस पर ही गोलियां चलाने लगा, जिसमें पुलिस के 2 जवान भी इसमें घायल हुए हैं। तो वहीं पुलिस ने अपने आप को बचाने और आरोपी को पकड़ने के लिए रोमिल पर जो है फिर गोलियां चलाई, जिसमें रोमिल गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। हालांकि अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की और गंभीरता से जांच कर रही है और कौन कौन लोग साथ हो सकते थे, इस तरह की चीज़ें जो है पुलिस अब सर्च कर रही है। और मैं इस समय आपको बता दूं कि यहाँ से
कुछ ही दूरी पर जो है दिल्ली की सीमा शुरू होती है, तो वहीं इससे कुछ ही दूरी पर लगते हुए हरियाणा का बॉर्डर है। तो ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर रोमिल जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का प्रयास कर रहा था, भागने का प्रयास कर रहा था, और इसी को ढूंढते हुए पुलिस जो है मुखबिर की सूचना पर यहाँ पर पहुंची थी। हालांकि अब रोमिल की मौत हो गई है और जिसमें पुलिस से एनकाउंटर बताया जा रहा है, और अब पुलिस इस बारे में अभी कुछ भी कहती हुई बच रही है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार, मैं हूं धर्म की नगरी काशी से प्रहलाद गुप्ता और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज की बेहद खास प्रोग्राम। हम आपको बता दें कि धर्म की नगरी काशी यानी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय दौरा किया। हम आपको बताते चले कि सबसे पहले एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर उनका जो है कि स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत अन्य कई दिग्गजों ने मिलकर उनका स्वागत किया। और उसके साथ साथ वहीं रास्ते से होते हुए बाबा काशी के कोतवाल दर्शन के लिए आरती उतारे और उनका आशीर्वाद लेते हुए फिर वापस ताज होटल गए और ताज होटल में रात्रि डिनर के बाद विश्राम किए। विश्राम करने के बाद सुबह लगभग 11 बजे से 2 बजे तक समन्वय बैठक चला। बैठक में 4 राज्य के मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और 4 राज्य के सचिव सहित नीति आयोग के और सैकड़ों विशिष्ट जन वहां पर मौजूद थे। उनके साथ यह चर्चा, लंबी चर्चा चली, जिससे एक देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यह चर्चा घुसपैठियों को लेकर चला और तमाम विकास कार्यों को लेकर चला और सीमा विवाद को लेकर चला। तमाम अन्य कई मुद्दों पर यह चर्चा चला ताकि देश में किसी प्रकार का और राज्यों में हर राज्यों और प्रदेश में किसी प्रकार का दिक्कतों का सामना किसी को न करना पड़े। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जो देश भर की जनता के लिए, जो हित के लिए जो भाजपा लगातार काम कर रही है और धर्म की नगरी काशी में जो भी दिग्गज आते हैं और लगातार हर एक बार काशी की जनता के लिए हर एक नई सौगात लेकर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित प्रताप सिंह के साथ प्रहलाद गुप्ता, जेके 24/7 न्यूज के लिए वाराणसी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से। बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें 2023 से अटकी हुई 15 पुलिसकर्मियों की नौकरियां अब बहाल हो गई हैं। बहाल होने का मतलब यह है, आपको बता दें कि जनपद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और जनपद संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया के कुशल कार्य के चलते इन 15 युवाओं को अब पुलिस की वर्दी मिल जाएगी। आपको बताएं 2023 में जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसमें चरित्र प्रमाण के पत्र के चलते इन 15 पुलिसकर्मियों की नौकरी रुक गई थी। आपको बताएं किसी न किसी के खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा दर्ज था, जिसके चलते चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। आपको बताएं जनपद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने तत्परता दिखाते हुए इन सभी 15 लोगों की जो फाइलें हैं वो जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया के कार्यालय भेजी और जिला अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसकी विधिक राय न्यायालय से मांगी। विधिक राय जो है वो न्यायालय से न्यायाधीश देते हैं और न्यायाधीश ने भी उनकी विधिक राय दी। उसके बाद जनपद संभल के जिला अधिकारी ने सभी 15 पुलिसकर्मियों के जो चरित्र प्रमाण पत्र हैं वो जारी कर दिए। इसके लिए आपको बताएं 2023 से जो नौकरियां फंसी थी अब उनकी राह आसान हो गई। जिन पुलिसकर्मियों को लग रहा था कि अब वर्दी नहीं मिलेगी, अब उनको वर्दी मिल जाएगी। आपको बताएं इस डीएम और एसपी के कार्य की जनपद में जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि सवाल जो है वो 15 पुलिसकर्मियों की नौकरी का नहीं बल्कि उनके पीछे जो परिवार है उसके कहीं ना कहीं एक रोजगार का बहुत बड़ा सवाल था। नौकरी तो मिली ही, अब परिवार को भी जीविका मिल जाएगी। लेकिन इस बहुत बड़े सवाल के चलते, बहुत बड़ी कार्रवाई के चलते अब नौकरी मिलेगी और इसकी तारीफ जनपद में हो रही है। तो इसके चलते आपको बता दें कि डीएम एसपी भी लगातार यहाँ जनपद में कुशल कार्य कर रहे हैं। डीएम ने कहा है कि मेरी मेज पर रखी हर एक पहली फाइल के पीछे जो व्यक्ति खड़ा है वो लगता है कि वो न्याय के लिए प्रतीक्षा कर रहा है और मेरी प्राथमिकता है कि सरकार के इच्छा अनुसार मैं जनपद में कार्य करूं जिससे लोगों को न्याय मिल सके।
मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ जीरो ग्राउंड से विजेंद्र सिंह, JK 24/7 न्यूज, जनपद संभल। देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं सुनील कुमार। कानपुर में एक कैंसर पीड़ित परिवार केडीए से प्रताड़ित होकर पहुंची डीएम कार्यालय। डीएम कार्यालय पहुंचते ही अपनी शिकायत पत्र देने की कोशिश परंतु डीएम मौके पर न मिलने पर कैंसर पीड़ित ने अपनी इच्छा मृत्यु की मांग। आपको बता दें कि पिछले कई पीढ़ियों से कैंसर पीड़ित का अपने मकान में रह रही थी और मैं लमसम 130 वर्षों से इसी मकान पर निवास कर रही थी। वहीं आपको बता दें केडीए की सबसे बड़ी एक कमी देखने को ये मिली, बिना नोटिस के दौरान बुलडोजर लेकर उनके घर को गिराने के लिए पहुंच गई और वहीं पर कैंसर पीड़ित पूरी तरीके से बौखलाए और डीएम कार्यालय में पहुंचकर आज अपनी तहरीर भी दी गई, मगर डीएम साहब न मिलने पर अपनी वही कार्यालय पर कैंसर पीड़ित ने और पूरे परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग की। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का कहना है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी सरकार पर और कानपुर जिला प्रशासन पर हमारा भरोसा उठ चुका है, तब हमने जाकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। कहीं न कहीं देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है अपने आशियाने को लेकर, मगर ऐसे में आशियाना छिनता नजर आ रहा है। कानपुर केडीए की बहुत बड़ी एक मिली भगत है, जो कि एक ही परिवार 130 वर्षों से उसमें 3 पीढ़ियों से रह रहा था, आज बिना नोटिस दिए हुए उसके मकान में बुलडोजर लेकर पहुंच गए गिराने को लेकर। जबकि ऐसे में उस पीड़ित की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कैंसर से प्रताड़ित है और उसके घर में की अगर बात की जाए जिस तरीके से माहौल है, ऐसे में देखने की बात ये, जिस घर में स्थिति अगर ये दिख जाए कि अगर कैंसर से प्रताड़ित हो लोग तो आखिर में उस घर का क्या हाल होता है। सबसे अहम बात ये अधिकारियों पर अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की बहुत बड़ी एक लापरवाही देखने को मिल रही है कि बिना नोटिस दिए ही ऐसे घर पर बुलडोजर चलाने का काम करना शुरू कर रही है। वहीं पर पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए दर दर भटकती भी नजर आ रही है। वीडियो सहयोगी के साथ सुनील कुमार, JK 24 न्यूज, कानपुर। सिटी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज बात होगी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद की, जहां पर लगातार स्टैंडबाजों का स्टैंड करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन स्टैंडबाजों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो कब। आपको बता दें कि यह पूरा मामला हमीरपुर जनपद के पनवाड़ी रोड का है, जहां पर एक बाइक सवार युवा स्टंटबाजी करते हुए कैमरे में कैद हुआ और कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टंटबाजी करते हुए दिख रहा है और अपनी जान भी जोखिम में डाल कर देखा जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसे युवाओं पर उनके घर वाले ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके स्टंटबाजी करते हुए जो देखे जाते हैं युवा, कहीं ना कहीं एक दुर्घटना का भी कारण माना जाता है। जो आए दिन हादसे होते हैं, हादसे में लगातार युवाओं की मौत होती है, तो कहीं ना कहीं जो स्टैंड है ये हादसों का मुख्य कारण भी माना जाता है। साथ ही सवाल ये खड़ा होता है कि जिन इन स्टैंडबाजों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी ट्रैफिक और कोतवाली पुलिस की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो वायरल होने के बाद ये हरकत में ट्रैफिक पुलिस और कोतवाली पुलिस आती है, लेकिन स्टैंडबाज लगातार सड़कों पर स्टैंड करते हैं और घूमते हुए लोगों को परेशान भी करते हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम साबित होती है और इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं और राहगीरों को भी अपने कैमरों में कैद करते हैं। लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन को ऐसे स्टैंडबाजों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक नजीर पेश करनी चाहिए घर वालों को भी कि हमारे बच्चों के साथ जो आने वाली पीढ़ी है इस तरीके स्टंटबाजी से जान को जोखिम में न डाले और खतरों से दूर रहे, सड़कों पर अच्छी तरीके चले और यातायात नियमों का पालन भी करें। मुकेश कुमार, JK 24/7, हमीरपुर। सोनम हत्याकांड के बाद प्रयागराज की एक दुल्हन सितारा इस वक्त फिर सुर्खियों में है। सितारा ने सुहाग रात पर अपने पति को चाकू दिखाकर धमकी दी, अगर मुझे टच किया
तो 35 टुकड़ों में मिलोगे, मैं किसी और की अमानत हूँ। इस धमकी के बाद दूल्हा डर की वजह से हनीमून पर नहीं गया और ये चाकू दिखाने का जो सिलसिला था और धमकी देने का जो सिलसिला था लगातार 3 रातों तक चलता रहा। दहशत और बेइज्जती के साए में पति बंद कमरे में घुटता रहा और दुल्हन के ड्रामे को लेकर अपनी जो माँ है उसको बताया, जिसके बाद घर में हंगामा शुरू हो गया और जो सितारा है उसने साफ तौर पर अपनी सास से कहा कि मेरा लव अफेयर है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के पास भेज दो। जिसके बाद मामला लगातार तूल पकड़ता गया और जो सितारा है उसके परिवार वालों को बुलाया गया, पंचायत हुई, मगर इस बीच इस पंचायत में कोई हल नहीं निकला। लेकिन इसमें एक राजीनामा भी लिखा गया था और इसमें लिखा गया था कि जो सितारा है वो अपने पति जो है कप्तान उसके साथ अपनी ससुराल में रहेगी। लेकिन सितारा को ये सब नामंजूर था और उसको जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके अमन उसके पास ही जाना था और वो लगातार इस जुगत में थी कि कब उसे मौका मिले और वो कब अपने प्रेमी के पास पहुंचे। लेकिन एक दिन सितारा को रात में मौका मिल गया और वो दीवार फांदकर अपने प्रेमी अमन के पास पहुंच गई, जिसके बाद से परिवार में हाहाकार मच गया और स्थानीय थाने पहुंचकर उन्होंने आप बीती बताई। जिसके बाद सितारा के परिवार वालों को बुलाया गया और एक आपसी जो तालमेल था वो बैठाया गया और उसमें ये तय हुआ कि अब इसके बाद सितारा कोई आगे से गलती नहीं करेगी। लेकिन सितारा ने साफ तौर पर इनकार किया है, कहा है कि मैं अमन की अमानत हूँ और मैं उसी के साथ रहूंगी। जिसके बाद से लगातार जो डरा और सहमा पति है वो डर के साए में जीने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी।